कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पहले भाग को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। हॉस्पिटल में खुद के खिलाफ नारेबाजी सुनकर अंतरा बहुत घबरा गई थी। वो बुरी तरह कांप रही थी और रोए जा रही थी। अंगद को देखकर वो उससे लिपट गई। अंगद ने उसके सिर को सहलाते हुए कहा, घबराओ मत, मैं आ गया हूँ। अंगद ने उसे बाहों में कसते हुए कहा, मैंने उन्हें ठोकर नहीं मारी। कहते हुए अंतरा रोने लगी। मुझे पता है मेरी अंतरा ऐसी नहीं कर सकती। ये भीड़ है, जैसे आई है वैसे ही चली जाएगी। अंगद ने उसे हौसला देते हुए कहा। तब अंतरा को कुछ सुकून मिला। तभी अंगद का फ़ोन बजने लगा। उसने देखा तो राहुल का फ़ोन था। उसने उठाया। हेलो दादाजी। अंगद, तुम कहाँ हो? जी, मैं अंतरा के पास हूँ। चलो ठीक है बेटा, मुझे उसी की फिक्र हो रही थी। कैसी है वो? दादाजी अब ठीक है, बहुत डर गई थी। जब मैं आया तो कांप रही थी, बड़ी मुश्किल से संभाला है, अंगद ने बताया। ओह, उस बच्ची को इन लोगों का क्या पता, घबराना भी जायज़ है। भीड़ का क्या पता कब क्या कर दे। मेरी बात कराना उससे, राहुल बोला। अंगद ने फ़ोन अंतरा को देते हुए कहा, राहुल दादाजी हैं। अंतरा फ़ोन लेकर बोली, हेलो दादाजी। वो धीरे से बोलकर रो दी। अरे मेरा बच्चा, रोते नहीं है, हम सब हैं तेरे साथ। कहो तो अभी आ जाऊं, तेरी दादी और पापा को भी ले आता हूँ। दबना नहीं है, राहुल अपने स्टाइल में बोला। नहीं दादाजी, मैं अब ठीक हूँ, आप लोग ना आइएगा, आप वहीं रहिए, मैं खुद अंगद के साथ आकर मिल लूँगी। मैं डरती नहीं हूँ, बस वो लोग मेरा नाम लेकर चिल्ला रहे थे, इसलिए घबरा गई। तुम चिंता ना करो, इन लोगों को भगाने का तरीका है मेरे पास। कुछ देर में सब तेरा ही गुणगान करेंगे, कहकर राहुल ने फ़ोन रख दिया और सिया और विक्रम को भी बताया कि वो ठीक है। आज सिया भी किसी काम से कंपनी में आई हुई थी जब ये सब हुआ। ला मैं देखता हूँ, कहकर राहुल विक्रम के पास बैठ गया और उसके हाथ से लैपटॉप लेकर खुद हॉस्पिटल की सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहा था। उसे बड़ी मुश्किल से वो फुटेज मिल ही गई। उन्होंने उसी वक्त वो सारी फुटेज पोस्ट कर दी। अब हॉस्पिटल के बाहर धरने पर बैठे लोगों के पास वो वीडियो आया। लोग हैरान रह गए कि असल में उनके बेटे ने जहर खा लिया है, इसलिए लाश नहीं दी, क्योंकि पुलिस केस है। और इसमें साफ दिख रहा है कि अंतरा की कोई गलती नहीं थी, वो अपनी ड्यूटी कर रही थी। उसने तो आंटी को उठाकर हाथ भी जोड़े थे कि वो कुछ नहीं कर सकती। वीडियो देखकर लोगों के ख्याल बदलने लगे थे, वो वहाँ से हटने लगे। अंगद ने भी वीडियो देख ली थी और वो कैमरे में भी लोगों के रिएक्शन देख रहा था। उसे लगा कि लोहा गर्म है, अब चोट मारी जाए। वो माइक पर बोला, जैसा कि आपने वीडियो में देखा ही होगा कि गलती लड़के सूरज के माँ बाप की है। सूरज ने खुदकुशी की है तो हम पुलिस वालों को उसका पोस्टमार्टम करना ही पड़ेगा। ये लोग अपनी गलती छुपाने के लिए ये सारा हंगामा कर रहे हैं। जो लोग समझदार हैं वो ऐसे लोगों का साथ नहीं देंगे, बाकी जो सब जानते हुए भी उनका साथ देंगे वो कानून के भी गुनहगार हैं। अंगद की बात सुनकर लोग धरना छोड़कर वापस जाने लगे। सूरज के कजिन निर्मल ने बहुत जोर लगाया। वो उन लोगों को पकड़ पकड़ कर बिठा रहा था, पर लोग अब उसकी बात नहीं मान रहे थे। कुछ देर में सारा ग्राउंड खाली होने लगा। तभी वो कजिन सबसे नज़रें बचाकर भागने लगा तो अंगद ने उसे देख लिया। उन्होंने वायरलेस करके पुलिस को अलर्ट कर दिया कि वो भाग रहा है। पुलिस ने उसे उसी वक्त काबू कर लिया और हिरासत में ले लिया। धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो गया तो उसे भी छोड़ दिया। तब जाकर अंतरा की जान में जान आई। इस मुश्किल की घड़ी में उसे राहुल, सिया, विक्रम, निखिल, सचिन, ऋषि और समर सभी का फ़ोन आया। उसे एहसास हुआ कि सच में अब वो अकेली नहीं है। कुछ दिनों बाद पुलिस ने उसी कजिन निर्मल को सूरज को सुसाइड के लिए उकसाने के जुर्म में पकड़ लिया। अंतरा ने अंगद को इस बारे में पूछने के लिए फ़ोन किया। हेलो अंगद जी, ये क्या हुआ? उसने क्यों पकड़ा? उसे कैसे उकसाया? पता है, सूरज हमेशा फ़ोन चलाता रहता था, जब देखो ऑनलाइन रहता था। इसके कजिन निर्मल ने उसके साथ मजाक करने के लिए लड़की पूजा की आईडी बनाकर उसे फ्रेंड बना लिया और आने बहाने इससे पैसे मांगता रहता था। धीरे धीरे सूरज को इस पूजा से प्यार हो गया और वो मिलने की जिद करने लगा। तब ये निर्मल उसे इग्नोर करने लगा। जिस दिन वो मरा उस दिन भी वो उसकी मिन्नतें कर रहा कि मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा, तो इसने कह दिया कि फिर मर जा। बस इसी बात पर उसने जहर खा ली और मर गया। अंगद ने अंतरा को बताया।
ये आजकल की पीढ़ी को हो क्या गया है, सोशल मीडिया का गलत उपयोग करते हैं, उन्हें पता ही नहीं कि क्या सही है और क्या गलत है। पहले इसने उसे फेसबुक में फंसाया और फिर यहाँ ये हंगामा करवाया, अंतरा बोली। हाँ, ये तो टाइम पर दादाजी ने फुटेज लोड कर दी, इससे सब कुछ ठीक हो गया, अंगद बोला। यही तो बात है, अगर तुम्हें इसकी नॉलेज है तो तुम उसे अच्छी जगह लगाओ जैसे दादाजी ने लगाई। इस तरह किसी की मौत का कारण नहीं बनना चाहिए। चलो छोड़ो इन बातों को, तुम मेरे घर आ जाओ, यहाँ मत रहना, यूं ही लोग तंग करेंगे। मैं आपके साथ कैसे रह सकती हूँ, मैं तो उस दिन भी यहीं थी, अब क्यों जाऊँगी। और अब मैं किसी से नहीं डरती, इतने लोग हैं मेरे साथ, मुझे डरने की क्या ज़रूरत है। हाँ, और जब तक मैं इसके साथ हूँ कोई इसकी तरफ देख भी नहीं सकता, सलोनी ने उससे फ़ोन पकड़कर कहा। हाँ, ये तो है ही, वैसे मैं निखिल का हाल देखकर समझ सकता हूँ, कहकर अंगद हंस दिया। क्यों, निखिल जी ने कुछ कहा है क्या। नहीं नहीं, उसने तुम्हें कुछ कहकर मरना है क्या, अंगद बोला। अंगद की बात सुनकर सलोनी जोर जोर से हंसते हुए बोली, ये तो है, और फ़ोन अंतरा को पकड़ा दिया। कुछ देर बात करके उन्होंने फ़ोन रख दिया। अंतरा को उस दिन का वाकया याद आ गया। निर्मल के मजाक ने 2 घर बर्बाद कर दिए, एक तो सूरज का घर, दूसरा निर्मल का अपना। वो भी माँ बाप का इकलौता बेटा था, इंजीनियरिंग कर रहा था, अब सब बर्बाद हो गया। क्या हुआ, अंगद जी ने फिर कुछ गलत कह दिया क्या, सलोनी ने उसे इस तरह देखकर पूछा। अरे नहीं, वो अब ऐसी गलती नहीं करते, वो तो मैं निर्मल के बारे में सोच रही थी कि एक मजाक ने 2 घर बर्बाद हो गए। माँ बाप कितने लाड प्यार से इस उम्मीद से बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन बच्चे पता नहीं ये सब क्यों नहीं सोचते। अरे लड़की ही तो थी, छोड़ दिया तो क्या हुआ, बल्कि उसे जीकर दिखाओ, अपने माँ बाप के प्यार के बारे में तो सोचो। कुछ महीनों के प्यार की खातिर सालों के प्यार को भुला देते हैं। मेरे माँ बाप मिल जाएं, अगर वो मुझे एक बार कह दे कि अंगद को छोड़ दो, तो मैं बिना कुछ सोचे एक पल में उसे छोड़ दूं। अब जिसने बचपन से तुम्हें हर बुराई से बचा बचा कर पाला है, उनकी बात तो मानो, अंतरा रोते हुए बोली। कॉलेज, समर अपनी क्लास की तरफ आ गया। उसने देखा सभी उसे ही देख रहे थे, पर अब उसे आदत हो गई थी, वो जहाँ से गुजरता था लोग उसी को देखते थे। वो क्लास में आया तो प्रिंस ने उसे फ़ोन दिखाया। किसी ने अब समर और उस लड़की की कॉरिडोर में खड़े बातें करतों की वीडियो पोस्ट कर दी। ये किसकी मजाल हुई कि समर सिंह ओबेरॉय से पंगा लेने की। उसने उसी वक्त वो पोस्ट डिलीट की। इस बार वो पता लगाना चाहता था कि आखिर कौन है जो ये सब कर रहा है। उसने अपने फ़ोन पर कुछ तामझाम सा किया और उस फ़ोन की आईडी निकाल ली। ये आईडी किसी लड़की नेहा के नाम से थी। उसने उसी वक्त कॉलेज की रजिस्टर खोला और नेहा की जांच की, और ये लॉ क्लास की फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी। उसे लगा कि ये उस लड़की की कोई क्लासमेट होगी। वो उसी वक्त प्रिंस को लेकर लॉ क्लास में पहुंचा और उसने नेहा का नाम पुकारा। वो हैरान रह गया जब वही लड़की खड़ी हुई और उसकी तरफ आ गई। उसे पता तो चल गया कि यही लड़की है, लेकिन इसने ऐसा क्यों किया। वो लड़की समर के पास आकर रोने वाला मुंह करके बोली, समर, किसी ने हमारा वीडियो डाल दिया, अब क्या होगा। समर हैरान रह गया कि ये लड़की अभी तो वहाँ बैठी हंस हंस के बातें कर रही थी और इसके पास आते ही ये ड्रामे करने लगी है। नेहा, चलो प्रिंसिपल सर के पास चलते हैं, उनको शिकायत करेंगे, वो तो उस लड़के या लड़की को पकड़ ही लेंगे। ये सुनकर नेहा का रंग उड़ गया। वो बोली, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम अभी तो कॉलेज में आए हैं, यूं ही किसी से दुश्मनी क्यों लेनी। तुम इस बात की चिंता ना करो, मेरे साथ चलो, मैं अपने आप संभाल लूँगा। नहीं, मैंने नहीं जाना, आपने जो करना है कर लो। उसे समर के स्टेटस के बारे में पता ही नहीं था। उसने समझा था कि वो विक्टिम कार्ड खेलकर इसे फंसा लेगी, पर उसने देखा कि समर ने किसी को फ़ोन किया और थोड़ी देर में वहाँ वाइस प्रिंसिपल सिक्योरिटी के साथ आ गए। वो सीधे समर के पास आए और बोले, क्या हुआ। जी, ये लड़की है जिसने मेरे और अपने वीडियो वायरल किए। प्रिंसिपल सर से कह दीजिएगा जो करना है कर लें। कहकर वो जाते जाते फिर मुड़ा और बोला, हाँ सच, ये लड़की खुद लॉ करने आई है, इसी से पूछ लेना इस पर कौन सी धारा लगेगी। समर ने खतरनाक वाली स्माइल मारते हुए कहा। ये स्टाइल राहुल से कुछ कम और विक्रम से कुछ ज़्यादा ही लग रहा था। वो लड़की उसकी स्माइल देखकर ऊपर से नीचे तक कांप गई। वो मिन्नतें कर रही थी, पर समर कब का वहाँ से निकल आया था। प्रिंस भी उसके ऑरे से डर गया। वो बचपन से इसके साथ है, पर आज पहली बार उसने समर का ये रूप देखा था। उसे समर में समर के दादाजी राहुल की झलक दिखी।
हॉस्पिटल। अंतरा पेशेंट देखकर आकर बाहर बैठी ही थी कि राहुल और सिया उससे मिलने आ गए। वो हैरान कि ये लोग इस वक्त क्यों आ गए। सिया ने आकर उसे गले लगाया और प्यार किया। सिया ने उसके गले का लॉकेट देखा तो उसने हैरान होकर पूछा, अंतरा ये लॉकेट कहाँ से मिला? जी ये मेरा है, मेरी ऑर्फन की मदर ने मुझे दिया था। वो कह रही थी कि जब मैं उन्हें मिली थी तो ये मेरे गले में था। राहुल भी इस लॉकेट को पहचानता था। वो सिया के हाव भाव देख रहा था। सिया की आंखें से पानी झरने की तरह बह निकला। उसने अंतरा को दोबारा गले लगा लिया और जोर जोर से रोने लगी। अंतरा को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, पर सिया को रोते देख उसकी भी आंखें नम हो गई थी। राहुल ने उन्हें ऊपर से हक कर लिया। वो कहना चाहता था कि तुम ही हमारी माँ ही हो, पर हर बार वो जिसे अपनी माँ ही समझते, बाद में वो कोई और निकलता। इस डर से वो कुछ नहीं बोले। राहुल ने सिया को चुप कराया और कुछ ना कहने को कहा। सिया उसका इशारा समझ गई, वो भी बोली नहीं। अंतरा ने उन्हें बिठाया और पानी दिया। उन्हें कुछ ही देर हुई थी बातें करते कि राहुल का फ़ोन बजा। उसने साइड में होकर फ़ोन सुना और आकर उन्हें बोला, वो घर से फ़ोन था, विक्की को कुछ हो गया है, अंतरा तुम हमारे साथ चलो। राहुल ने उसके लिए छुट्टी पहले ही ले ली थी। वो लोग जल्दी जल्दी घर को चल दिए। ओबराय मेंशन। वो सब जल्दी जल्दी घर के अंदर आए। वो अंदर आए तभी धड़ाम धमाके के साथ किसी ने पार्टी पोपर्स को फोड़ा। वो सभी डर के वहीं रुक गए। समर और विक्रम ने आकर अंतरा को गले लगा लिया। अंतरा भी हैरान हो गई कि ये हो क्या गया। राहुल और सिया भी हैरान कि बात क्या है। समर और विक्रम ने उसे कसकर गले लगा रखा था। अंतरा ने महसूस किया कि वो दोनों रो रहे हैं। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने पूछा, क्या हुआ अंकल? समर क्या हुआ? विक्रम ने उसे छोड़ा और उसे देखते हुए कहा, डीएनए का रिजल्ट आ गया, तुम ही हमारी माँ ही हो। कहकर विक्रम ने उसके माथे को चूम लिया। मेरी माँ ही? कहकर उसने फिर से उसे दोबारा गले लगा लिया। सिया ने सुना तो वो लड़खड़ा गई। वो गिरने लगी तो राहुल ने उसे पकड़ लिया। वो भी हैरान सा खड़ा उन्हें देख रहा था। उन्हें देखकर इनकी आंखें भी नम हो गई। विक्रम ने रिजल्ट राहुल को पकड़ा कर अंतरा को उनके आगे करते हुए कहा, पापा यही अपनी माही है, अपनी राजकुमारी। राहुल ने रिजल्ट से नजरें हटाकर सिया की तरफ देखा। उसने कांपते हुए हाथों से अंतरा को पकड़ा। अंतरा ने उसके आंसू साफ किए। सिया उससे लिपट कर रो पड़ी। मेरी माँ ही, भगवान ने आखिर हमें तुमसे मिला ही दिया। ये लॉकेट देखकर मुझे लगा ही था कि ये मेरी माँ ही है, पर मुझे डर था कि फिर दोबारा पहले की तरह कोई और ही ना हो। पर तुम सच में हमारी माँ ही निकली। मुझे भी तो मेरी बिटिया से मिलने दो। कहकर राहुल ने उसे अपने गले से लगा लिया। इतने सालों बाद मिली मेरी बेटी, पर भगवान ने फिर भी हमारी सुन ली। और ये ठीक ठाक ही नहीं, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। एक तो डॉक्टर है, ऊपर से इसने हमारे लिए दामाद भी ढूंढ लिया है, वो भी करोड़ों में एक। भगवान तेरा लख लख शुक्र है, तूने हमें ये दिन दिखाया। फिर वो सारे जूही और माही की तस्वीर के सामने आकर खड़े हो गए। अंतरा की आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। वो बोली, दादाजी अगर आप मुझे पहले यहाँ ले आते तो हम कब के मिल जाते। कहकर उसने अपने बैग से एक फ़ोटो निकालकर उन्हें दिखाया और बोली, ये तब का फ़ोटो है जब मैं मदर को मिली थी। उन्होंने मेरी फ़ोटो खींचकर रख ली थी। जब मैं उनसे आखिरी बार मिली तो उन्होंने मुझे ये फ़ोटो और ये लॉकेट दिया। सबने वो फ़ोटो देखी। दोनों फ़ोटो एक ही उम्र की थी, दोनों बिल्कुल सेम थी। सिया बोली, पता नहीं भगवान ने आज का दिन ही चुना था हमें मिलाने को, इसलिए तुम्हें पहले यहाँ नहीं आने दिया। वो चारों अंतरा के आसपास खड़े थे। विक्रम जूही की फ़ोटो देखते हुए बोला, जूही देखो, आज मैं अपनी माही को घर ले आया। खुश तो हो ना तुम? देखो कितनी प्यारी हो गई है, ये बिल्कुल तुम्हारे जैसी है। किस्मत भी तुम सा पाई है। तुम्हें भी इस उम्र में मैं मिला, इसे भी इसी उम्र में मिला मैं। बस अब इसे कुछ नहीं होने देंगे। सबने उसे गले लगा लिया। सिया ने उनके सबसे पुराने नौकर भुवन को बुलाया और बोली, भुवन काका देखो तो कौन आया है। उसने अपनी बूढ़ी आंखें खोलकर अंतरा की तरफ देखा, फिर बोला, जूही बीबी आई हैं क्या? नहीं काका, ये जूही नहीं, जूही की बेटी और हमारी जान, हमारी राजकुमारी माही है। कहकर वो चुप हो गए। क्या अपनी गुड़िया ये इतनी बड़ी हो गई? बधाई हो मेम साहब, मुबारक हो साहब। उन्होंने आकर अंतरा को प्यार किया और बोले, 1 मिनट रुकिए मैं अभी आया। कहकर वो अपने कमरे में भाग गए। कुछ ही देर में उन्होंने एक चांदी का कड़ा लाकर अंतरा को दिया।
अंतरा ने मना कर दिया। तब वो बोले, बिटिया जब तुम छोटी थी तब ये कड़ा बनवाया था कि तेरी शादी में तुझे दूंगा, तब से संभाल कर रखा है। अब तू आ गई है तो सोचा अभी दे देता हूँ। अब बहुत खराब है दद्दू, मुझे कभी कुछ नहीं दिया। समर झूठ मूठ का गुस्सा दिखाते हुए बोला, लड़कों का तो सब कुछ होता है, पर बेचारी बेटियां दूसरे घर चली जाती हैं, इसलिए उन्हें जितना दो कम है, काका बोले। सभी अंतरा के आसपास बैठे थे, उससे उसकी बचपन की बातें सुन रहे थे। वो बता रही थी, मुझे धुंधला धुंधला सा याद है, जब मैंने आंखें खोली थी तो मैं हॉस्पिटल में थी। वहाँ से मदर मुझे अनाथ आश्रम ले आई थी। मदर ने बताया था कि कुछ गांव के लोग मुझे हॉस्पिटल छोड़ गए थे। हॉस्पिटल वालों ने मदर को बुलाकर मुझे उनको सौंप दिया। उस वक्त की ये फ़ोटो है। अंतरा ने सिया के हाथ में पकड़ी फ़ोटो की तरफ इशारा करके कहा। सबकी आंखें नम थी। मेरी बच्ची कैसे रही होगी उस अनाथ आश्रम में? सिया उसे गले लगाकर बोली। कोई वहाँ तुझे तंग तो नहीं करता था? राहुल ने पूछा। नहीं, शुरू में कुछ बच्चे ज़रूर मुझसे ये लॉकेट छीनने की कोशिश करते थे, तब मदर ने ये लॉकेट अपने पास ही रख लिया था। अंतरा लॉकेट को हाथ में पकड़कर देखते हुए बोली, ये तुमने पहले क्यों नहीं पहना? अगर तुमने पहले पहना होता तो हम तुम्हें पहले ही पहचान जाते, विक्रम बोला। मैंने पहना तो हुआ था, पर कपड़ों के अंदर किया हुआ था। असल में ये मुझे मदर ने पिछले साल ही दिया। उस साल वो काफ़ी बीमार हो गई थी, इसलिए मुझे ये लॉकेट और ये फ़ोटो दी थी। अब कैसी तबीयत है उनकी? सिया ने पूछा। अब तो पहले से बहुत बेटर है, फ़ोन पर बात होती रहती है, उन्हें फ़ोन करके बताती हूँ, खुश हो जाएंगे। अंतरा ने फ़ोन उठाया तो राहुल ने रोक दिया और बोला, नहीं फ़ोन मत करना, किसी दिन हम सभी वहाँ जाकर आएंगे और उन्हें थैंक कर आएंगे। और देखिए तो सही हमारी माही का बचपन कहाँ बीता है। हाँ ये भी ठीक है, उन्हें सरप्राइज़ देंगे, अंतरा बोली। पापा हम अंतरा के मिलने की खुशी में ग्रैंड पार्टी देंगे, सारे देश को पता चले कि हमारी बेटी हमें मिल गई है, विक्रम बोला। पार्टी तो देंगे पर ज़्यादा ग्रैंड नहीं, ताकि तुम्हारे काम का असर इस पर ना हो, राहुल ने उसे गौर से देखते हुए कहा। उनका मतलब सभी समझ गए और सबने हाँ में सिर हिलाया। तभी अंतरा का फ़ोन बजने लगा। अंतरा ने निकाल कर देखा, अंगद का फ़ोन था। अब वो चारों तरफ से घिरी हुई थी। वो फ़ोन कैसे उठाती? अंगद का क्या पता क्या बोलता, सो उसने फ़ोन नीचे रख दिया। लेकिन समर ने फ़ोन छीन लिया और फ़ोन उठाकर स्पीकर ऑन कर दिया। हेलो अंतरा, कहाँ हो? मैं हॉस्टल के नीचे खड़ा हूँ, बहुत दिन हो गए मिले नहीं हैं, सो थोड़ा फ्री हुआ तो मिलने आ गया। समर ने एक हाथ से अंतरा का मुंह बंद किया हुआ था और दूसरा फ़ोन वाला हाथ किया हुआ था। अंतरा उससे फ़ोन छीन रही थी, मगर राहुल ने उसे ऐसा ना करने का इशारा किया तो वो टिक कर बैठ गई। समर उसका मुंह छोड़कर फ़ोन पास करके बोला, कौन बोल रहा है? अंगद सोच रहा था कि शायद वो ऊपर से नीचे आ रही होगी, इसलिए वक्त लगा रही है, लेकिन जब उसने अंतरा के फ़ोन पर किसी लड़के की आवाज़ सुनी तो उसे गुस्सा आ गया। वो बोला, तुम कौन हो और अंतरा का फ़ोन तुम्हारे पास क्या कर रहा है? सवाल पहले मैंने किया था, अंतरा को फ़ोन करने वाले आप होते कौन हो? कब से तुम्हारी बकवास सुन रहा हूँ, कौन हो तुम और अंतरा कहाँ है? अब पानी सिर पर से निकल गया था, अंगद गुस्से से बोला। आप तो कोई बेहद ही बदतमीज किस्म के इंसान हो, मैं आपसे इतनी रिस्पेक्ट से बात कर रहा हूँ और आप हो कि बदतमीजी की हदें पार कर रहे हो, समर बोला। तुम हो कहाँ पर? अंतरा को बुलाते हो कि नहीं? तो वहीं तुम्हें आकर बताता हूँ। अंगद के बर्दाश्त की हद हो गई थी। आप खुद को बड़ा तिस्मार खान समझते हो, चलो ठीक है, दम है तो ढूंढ के दिखाओ, यहीं बैठा हूँ मैं, देखता हूँ ढूंढ पाते हो या नहीं। अगर ढूंढ लिया तो वो आपकी, नहीं तो उसे भूल जाओ, कहकर उसने फ़ोन काट दिया। अंगद ने कार के बोनट पर मुक्का मारा, फिर उसने सलोनी को फ़ोन किया। उससे पता चला कि अंतरा हॉस्पिटल में है। वो हॉस्पिटल गया तो शिफ्ट बदल चुकी थी, इसलिए किसी को नहीं पता था कि वो कहाँ गई। अंगद परेशान हो गया था। उसने उसी वक्त उसका फ़ोन ट्रैक करने की कोशिश की, पर उसका फ़ोन ट्रैक ही नहीं हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। समर ये क्या किया? वो परेशान होगा, लाओ उसे कॉल कर लूँ। अंतरा ने समर से फ़ोन मांगा। नहीं बेटा, हम भी देखें वो तुम्हारे लायक है भी या नहीं, फ़ोन ऑन मत करना, देखें तुम्हें ढूंढ पाता है या नहीं, विक्रम बोला। यस, ओबराय खानदान का दामाद बनना इतना भी आसान नहीं है, फ़ोन मुझे दो, राहुल बोला। राहुल ने फ़ोन को ऑन करके उसमें कुछ सेटिंग की, फिर समर को दिखाया। देखो अब ठीक है, फ़ोन को ऑन ही रहने दो, देखें कितना दिमाग चलता है उसका।
अंगद वापस ऑफिस में आया। वो अंतरा का फ़ोन बजा बजा के थक गया था पर कोई उठा ही नहीं रहा था। उसने विनय से कहा, अपने हैकर को बुलाओ अभी के अभी। विनय ने उसी वक्त हैकर को फ़ोन किया। अभी जल्दी से एसीपी अंगद के ऑफिस आओ। वो कुछ ही देर में अंगद के सामने था। सर, आपने बुलाया? अंगद अपने हाथ पर अपनी ठोड़ी टिकाए अपने ही ख्यालों में खोया था। उसकी आवाज़ सुनकर उसने ऊपर देखा। इस फ़ोन नंबर का पता लगाना है। अंगद ने नोट पैड उसकी तरफ बढ़ाया। अभिमन्यु ने नंबर देखा और लैपटॉप लेकर बैठ गया। उसने हर तरह से कोशिश की पर कुछ नहीं कर पा रहा था। सर, समझ नहीं आ रहा कि ये नंबर ट्रैक क्यों नहीं हो पा रहा है। ये बंद करके इसका सिम ना निकाल दिया हो? अभिमन्यु बोला। नंबर है ना तुम्हारे पास? अंगद ने गुस्से से कहा। उसने फ़ोन मिलाकर देखा। फ़ोन बज रहा था पर कोई उठा नहीं रहा था। उसने अंगद की तरफ देखा। अंगद ने टेबल पर मुक्का मारा और बोला, अगर इतना ही आसान होता तो मैं खुद ही ट्रैक कर लेता। अभिमन्यु फिर से कोशिश करने लगा। वो शाम के 4 बजे ट्रैक करने लगे थे और उन्हें लगभग 3 घंटे हो गए। 7 बज गए थे। अभिमन्यु से जो हो सकता था उसने किया। उसने अपने दोस्तों को भी पूछा पर कुछ हल नहीं निकल रहा था। अंगद का गुस्से और टेंशन से बुरा हाल था। वो कभी बैठ जाता कभी टहलने लगता। इस बीच उसने सलोनी को फ़ोन किया। हेलो सलोनी, अंतरा आई क्या? नहीं, पता नहीं कहाँ गई है, कुछ पता ही नहीं चल रहा। मैंने उसके साथ ड्यूटी कर रहे डॉक्टर से पूछा था। वो बोले कि वो राउंड पर थे जब अंतरा चली गई। नर्सों से भी पूछा, सबने यही कहा कि पता नहीं। क्या कोई डरने की बात तो नहीं है ना? अच्छा ठीक है, कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया। उसे अंतरा ने फ़ोन करके अंगद को कुछ भी बताने से मना किया था, इसलिए वो कैसे बताती। पर उसे अंगद पर तरस आ रहा था। सर, हमने हर कोशिश कर ली, कुछ पता नहीं चल रहा है। सर, इसका हल तो सिर्फ ओबराय एंड सन्स ही कर सकते हैं, अभिमन्यु ने हार मानते हुए कहा। अंगद उसी वक्त उठा। उसने कुर्सी से अपना कैप उठाया और जाते जाते बोला, छुट्टी करो। विनय और अभिमन्यु उसे जाते हुए देखते रह गए। ओबराय मेंशन। अंतरा का फ़ोन लगातार बज रहा था। अंतरा को अंगद पर तरस आ रहा था। उसका दिल कर रहा था कि वो फ़ोन उठा ले पर वो इस तिकड़ी के आगे फेल थी। फिर उसका फ़ोन 2 घंटे शांत रहा। वो लोग आपस में बातें करने लगे। सिया उसकी पसंद का खाना पूछकर शेफ को बताने लगी। अंतरा अपनी बातें कर रही थी कि तभी उसका फ़ोन फिर बजा। उन तीनों ने नंबर देखा। विक्रम बोला, बेचारे अभिमन्यु को लेकर आया है पर उसे पता नहीं कि बेटा जितना भी बड़ा हो जाए बाप से छोटा ही होता है। उससे ना होगा पर कोशिश अच्छी थी। सिया, अंतरा को ऊपर ले जाओ, इसे इसका रूम दिखाओ, वो कुछ ही देर में यहाँ आ जाएगा। राहुल के कहने पर सिया अंतरा को ऊपर उसका कमरा दिखाने ले गई। सिया ने दरवाज़ा खोला तो अंतरा देखती ही रह गई। सारी दीवारें उसकी बचपन की तस्वीरों से भरी पड़ी थी। परियों की कहानियों जैसा पिंक कलर से सजा कमरा एकदम साफ। उसकी बचपन की हर चीज़ संभाल कर रखी हुई थी। उसकी माँ के साथ भी तस्वीरें लगी थी। वो देखे जा रही थी और रोए जा रही थी। तुम्हारे जाने के बाद भी हम इसकी नियमित सफाई करते थे। जब भी दिल तुम्हें देखने को करता हम यहाँ आकर बैठ जाते थे। तेरे दादा, तेरे पापा घंटों यहाँ बैठे इन तस्वीरों से बातें करते रहते थे। बिक्की को तो बहुत मुश्किल से संभाला है। इसका तो बहुत बुरा हाल था। जूही का गम क्या कम था उस पर। तुम भी खो गई। लोगों ने कहा कि तुम भी जूही के साथ ही मर गई होगी पर हम नहीं माने और देख लो आज तुम मिल गई। ये फ़ोटो देख रही हो तुम्हारे चौथे जन्मदिन की है। तुम्हें पता है ये लॉकेट मैंने खुद डिज़ाइन किया था। ये तुम्हारे चौथे बर्थडे पर तुम्हें दिया था। तुम बहुत खुश थी। देखो कैसे लॉकेट को देख रही थी। अंतरा रोते हुए उससे लिपट गई। कुछ ही देर में अंगद वहां आया। जॉन ने आकर जैसे ही बताया राहुल और विक्रम ऊपर चले गए। समर दरवाजे पर गया। उसने अंगद का गले लगाकर स्वागत किया। बेशक वो इसके साथ ट्रिक कर रहे थे फिर भी है तो ये यहाँ का होने वाला जीजा, तो रिस्पेक्ट देनी तो बनती है। अंगद ने भी समर को गले से लगाया और मुस्कुराया। समर उसे अंदर लिविंग रूम में ले गया। दोनों बैठ गए। क्या बात है, आज अंगद सिंह रायज़ादा हमारे घर में? समर ने पूछा। वो दादू का फ़ोन आया था, कह रहे थे कि उनके घर जाकर आना। जब भी फ़ोन आता तो पूछते कि तू गया था, सभी ठीक तो हैं। आज तो हद ही कर दी, कहते हैं जाकर खबर लेकर आना, मैं शाम को फ़ोन करूँगा। अब दादा लोगों को तो पता ही है, ऐसी बातें करते हैं मानो तो मुसीबत, ना मानो तो मुसीबत। अंगद हंसते हुए बोला। ऊपर कमरे में राहुल उसकी बात सुनकर चिढ़कर बोला।
उसको हमारी खबर लेने की क्या ज़रूरत है, खुद को समझता क्या है। और सिया कहती है कि पुरानी बातें हैं छोड़ो, अब हम बूढ़े हो गए हैं। वो खुद को बूढ़ा समझता है क्या? ये अच्छे लोगों के लक्षण हैं। मैं जाता हूँ नीचे, मैं करता हूँ इससे बात। राहुल गुस्से से नीचे जाने लगा तो विक्रम ने उसे पकड़ के बिठाया। पापा, आप मुद्दे से भटक रहे हैं। वो यहाँ क्यों आया है वो सोचो। ये सब छोड़ दो। उसने औपचारिकता के रूप में हाल चाल पूछने को कहा है। और वैसे भी कल को अंगद और माही की शादी हो गई तो हम रिश्तेदार हो जाएंगे। फिर भी क्या आप ऐसे ही करोगे? मुझे नहीं बनना उसका रिश्तेदार। मैं अपनी माही को अंगद से बहुत सुंदर पति ला कर दूंगा। राहुल फिर बोला। विक्रम ने सिर मारा। इनका कुछ नहीं हो सकता, इन्हें तो बस माही काबू कर सकती है। नीचे लिविंग रूम में, हाँ हम सभी ठीक हैं, आप बताओ सब ठीक हैं? चाय पीते हुए अंगद बोला। हाँ हमारे घर भी सब ठीक हैं। घर पर कोई नहीं है क्या? नहीं, सब बाहर गए हैं, समर बोला। अगर मैं उन्हें बताऊंगा तो वो मानेंगे नहीं। मैं दादाजी से तुम्हारी बात कराता हूँ, फिर मान जाएंगे। अंगद ने अपना फ़ोन निकाल कर मिलाया। उसने विनय का नंबर मिलाया था पर कॉल हो ही नहीं रही थी। वो बोला, ये लो फ़ोन भी नहीं हो रहा है, अब तो वो मानेंगे ही नहीं। चलो फिर आ जाना। समर उसके जाने की वेट कर रहा था। मैं तो इतनी लेट इसलिए ही आया था कि सबसे मिलता चलूं, पर कोई नहीं मिला। अब मुझे दोबारा आना पड़ेगा। अच्छा मैं चलता हूँ। चाय का कप रखते हुए वो बोला। समर उसे बाहर तक छोड़ने आया। इस बार अंगद ने उसे गले लगा लिया, फिर उसे बाय कहकर अपनी कार में बैठ गया। उसके जाते ही विक्रम और राहुल नीचे आ गए। राहुल का गुस्सा उतरा नहीं था। वो अब भी बुड़बुड़ कर रहा था। वो आकर सोफे पर बैठ गए। किस लिए आया था वो? विक्रम ने पूछा। वो कह रहे थे कि उसके दादाजी ने हमारा हाल चाल पूछने के लिए भेजा था, समर बोला। उसकी तो? राहुल गालियां देते हुए बोला। क्या हो गया इन्हें? अभी तो हंसते गाते गए थे, ऊपर जाकर क्या हो गया? सिया ने आते ही पूछा। मम्मा आप ही संभालो इनको। वो अंगद ने कह दिया कि उसके दादाजी ने हाल चाल पूछा है, तब से गुस्सा हो गए हैं। अब अगर उसने पूछ भी लिया तो क्या हुआ? देखिए मैंने आपसे कहा है ना कि ये बात दोबारा मत करना। वो दोस्त के नाते हाल चाल पूछ ही सकते हैं। आप तो सठिया गए हो, सिया बोली। दादू वो तो इतने अच्छे हैं, वो कभी ऐसी वैसी बात नहीं करते, अंतरा बोली। नहीं मैं ही खराब हूँ। राहुल बहुत ही चिढ़ गया था। सिया ने अंतरा को चुप रहने का इशारा किया। फिर समर ने पूछा, वो आया क्यों था? बस यही कहने आया था क्या? ये सुनते ही सबका ध्यान उस तरफ हो गया। राहुल को भी अब याद आया। हाँ सच, वो तो अंतरा को ढूंढने आया होगा। उसने अंतरा के बारे में नहीं पूछा। यही मैं भी सोच रहा था। उसने अंतरा की एक बार भी बात नहीं की। कहीं उसे कोई शक तो नहीं हो गया? समर ने अपनी ठोड़ी पर उंगली रखकर सोचते हुए कहा। ऐसे कैसे शक हो सकता है? हमने कोई सुराग नहीं छोड़ा था, राहुल बोला। सुराग कहाँ पर है? समर ने हैरान होकर पूछा। बेवकूफ़, सुराग नहीं सुराग, मतलब क्लू या हिंट, समझे? राहुल ने अपना गुस्सा समर पर निकाल दिया। बात भी सही थी, उनकी तरफ से तो कोई गलती नहीं हुई थी। पापा हो सकता है वो समर से ये बात ना करना चाहता हो, अंतरा के मिसिंग होने की बात छुपा कर रखना चाहता हो और इसलिए सिर्फ आपको या मुझे बताने के लिए आया होगा। सब हमारे बारे में पता चला तो वो चला गया। विक्रम ने आइडिया लगाया। हाँ यही बात होगी। राहुल ने भी लंबी सांस लेकर कहा। अंगद थोड़ी दूर आकर कार रोककर खड़ा हो गया कि वो क्या करे। फिर वो मुस्कुराया और कार स्टार्ट करके चल दिया। अंगद का घर। अंगद आराम से नहा धोकर बैठा था कि लखन चाय ले आया। वो बोला, सर कभी अंतरा मैडम को घर ले आइए, मिले हुए बहुत दिन हो गए। मिले हुए तो मुझे भी बहुत दिन हो गए लखन, लेकिन क्या करूं? उसने कहा है जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती वो मेरे घर नहीं आएगी। बाकी तुम उसे हॉस्पिटल मिलाना, अंगद बोला। तभी अंगद के फ़ोन पर फिर से अंतरा के फ़ोन से फ़ोन आया। अंगद पहले ही तैयार था। वो बोला, हेलो अंतरा। अंतरा नहीं, मैं बोल रहा हूँ। तूने मेरे मना करने के बावजूद उसे इतनी कॉल्स की क्यों? समर जानबूझकर आवाज़ मोटी करके बोल रहा था। साले ये छुप छुप कर बात करना बंद कर, सामने आ तब तुझे बताऊं। बाकी अंतरा को जितनी चाहे कॉल करूं, तू मुझे रोकने वाले होते कौन हो? तुम जैसों की मैं परवाह नहीं करता। प्यार किया है, कोई खेल नहीं खेला कि आज खेला कल छोड़ दिया। अंगद अपने स्टाइल में बोला। फ़ोन बंद करते ही वो कार स्टार्ट करके निकल लिया। वो सभी हैरान हो गए कि इसे कोई फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा। क्या ये अंतरा को चाहता नहीं है?
सबके मन में एक ही सवाल गूंजने लगा, क्या अंगद अंतरा से प्यार का नाटक कर रहा था? क्या उसके कुछ होने से इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है? सब एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आप इस कहानी का अगला भाग आज शाम को 6 बजे देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स को अपने प्यारे प्यारे कमेंट से भर दीजिए। अगर आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आए तो मैं पार्ट को 6 बजे देने की कोशिश करूंगी। उम्मीद करती हूँ आप मुझे निराश नहीं करेंगे और मैं आप लोगों को निराश बिल्कुल भी नहीं करूँगी। तो शाम 6 बजे का इंतज़ार कीजिए कहानी के अगले पार्ट का और पार्ट को एंजॉय करके अपना कमेंट देना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले पार्ट में शाम 6 बजे।